नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस बार वो 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वो 15 दिन में ये दूसरा उनका दौरा है और इससे पहले जब गए थे तो 2 दिन के लिए गए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी लगातार गुजरात दौरे पर है। ऐसे में आखिरकार क्या वजह है कि लगातार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गुजरात में सक्रिय हो रहा है? क्या उसकी वजह अरविंद केजरीवाल है? इनसाइड स्टोरी में आज इसी पर चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, बैक टू बैक दौरे, क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, इस महीने संभवतः चुनाव की घोषणा होनी है और कहा यह जा रहा है कि आखिरी सप्ताह से पहले या आखिरी सप्ताह में गुजरात चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और दिसंबर के महीने में गुजरात चुनाव ख़त्म भी हो जाएंगे। तो मतलब ये कि अब चूंकि चुनावी तारीखों की घोषणा होने वाली है तो जाहिर है इसमें कि नेता जाएंगे और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं नरेंद्र मोदी तो वो जाएंगे। लेकिन चैलेंजर के तौर पर ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की यात्राएं नहीं हो रही हैं। इस बार ज़्यादा यात्राएं केजरीवाल साहब की हो रही हैं। और क्या कांग्रेस लड़ाई से नदारद है? एक प्रश्न तो ये हो रहा है और दूसरा कि क्या केजरीवाल बार बार जो जा रहे हैं तो कहीं ऐसा है क्या कि उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराने में सफलता हासिल कर ली है? क्योंकि आपने सही कहा, प्रधानमंत्री का 15 दिनों में 2 बार वहाँ जाना और जब वो रविवार से यात्रा शुरू करेंगे तो वो रविवार, सोमवार, मंगलवार और उसके अलावा 1-2 और यात्राएं उनकी हैं 20 अक्टूबर से पहले लगी हुई। वहीं जब प्रधानमंत्री सप्ताह भर पहले वहाँ थे तो उसके ठीक तुरंत बाद केजरीवाल जी चले गए। प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले भी केजरीवाल जी गुजरात में थे। तो ये ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और शीर्षस्थ नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर और अमित शाह के तौर पर लगातार गुजरात को आप बनाम बीजेपी जैसी लड़ाई में कन्वर्ट कर चुका है। इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? अरविंद केजरीवाल ने जाकर वादे तो सिर्फ वही किए हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, रोड अच्छी दे देंगे, स्कूल अच्छे बनवा देंगे। बीजेपी ने कुछ नहीं किया इतने सालों में। वही बीजेपी, उसी बीजेपी के सामने खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जिस बीजेपी ने 2014 के चुनाव से पहले पूरे देश भर में गुजरात का एक मॉडल पेश किया और कहा कि हम गुजरात बना देंगे पूरे देश को। उसी गुजरात में जाकर केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, हम उनको सुधरवा देंगे, आप हमको लेकर आइए। ये क्या, ये दो तरफे चीजें कैसे एक साथ देखने को मिल रही? कंपैरिजन करें तो देखिए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अभी लार्जली एक अनटेस्टेड पॉलिटिकल फोर्स है इस देश में और एक नई पार्टी, एक नया नेतृत्व और ये पार्टी एक आंदोलन के जरिए सियासत में आती है। याद करिए दिल्ली में जो लोकपाल का आंदोलन हुआ 2011-12 में और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार और उसके खिलाफ अविश्वास जगाने में लोगों के भीतर एक बड़ी भूमिका, एक खलिश जो पैदा हुई उस सरकार के अगेंस्ट और उस खालीपन को नरेंद्र मोदी ने भरा। लेकिन वो जो असंतोष था वो असंतोष अरविंद केजरीवाल ने ही पैदा किया था और मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर अचानक सब कुछ खराब नजर आने लगा था और कई स्कैम्स की बात सामने आई थी और एक जो अविश्वास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व भी उभर कर सामने आया नरेंद्र मोदी के तौर पर और उनके पास पार्टी अपैरेटस तो था ही। पूरी हिंदी पट्टी में, दक्षिण में, कर्नाटक में, हर जगह वो थे ही। तो एक बड़ा ही सुयोग बना और उस असंतोष का सबसे ज़्यादा बड़ा लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी बनी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता 2 मायनों में और भी ज़्यादा सिद्ध हुई जब वो दिल्ली के चुनाव में लगातार सफलता हासिल करती रही, 3 बड़ी सफलताएं, और उसके बाद पंजाब में उसने चुनाव जीत लिया।
आम आदमी पार्टी को अभी किसी भी इलेक्शन में हारना बाकी है, और वो जो प्रॉमिसेस करता है उन प्रॉमिसेस को लेकर के लोगों को लगता है कि ये वादे जो है वो पूरा करता होगा, तभी तो जीत मिल रही है। मैं गुजरात में लोगों को बातें करते हुए सुन रहा हूँ, दिल्ली में बड़ा अच्छा काम किया ये कहते हैं। हाँ, ये बहुत वो श्योर नहीं है कि कौन कौन से अच्छे काम हैं। अच्छा, क्या अरविंद केजरीवाल वैसा ही नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे दिल्ली के लिए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने 2014 से पहले गुजरात मॉडल का पेश करने की कोशिश की थी, बनाने की कोशिश? एक दिल्ली मॉडल बना तो लिया है उन्होंने, क्योंकि जब उनको सुनता हूँ लोगों को ये कहते हुए कि दिल्ली में बड़ा अच्छा काम किया केजरीवाल ने, तो ये जो फ्री का मॉडल है ये पॉलिटिकल मॉडल है, और इस मॉडल में 300 यूनिट तक बिजली फ्री आपको मिलेगी, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपको मोहल्ला क्लिनिक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, अच्छे स्कूलों पे केजरीवाल ने काम किया है। तो ये बातें जो हैं, चाहे वो प्रचार माध्यम के जरिए हो, चाहे वो एक्चुअल काम किया गया हो, ऐसा लगता है कि एक वर्ग है जो गुजरात में केजरीवाल के कार्यों पर भरोसा कर रहा है, और शायद यही वजह है कि बार बार उत्साहित होकर के केजरीवाल वहां चले जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि इन्होंने फ्री का देकर धर्मांतरण करवाया है। जो अभी दिल्ली में केस हुआ कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो है शपथ लेते हुए दिख रहे थे, शपथ दिलवाते हुए भी दिख रहे थे, तो वो चीजें जो है गुजरात में भी हावी हुई हैं जाके, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को वहां जाकर कहना पड़ रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाने पड़ रहे हैं और कहना पड़ रहा है कि हम तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, कंस की ये जो औलाद है इनको खत्म करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल कहने की जरूरत पड़ रही है उनको इन सब चीजों से हटके कि हम फ्री का दे देंगे या फिर और विकास के काम करेंगे। पर केजरीवाल की राजनीति में कभी हिंदू धर्म और उसके प्रतीक चिन्हों से दूरी बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। हमेशा से उन्होंने अपने आप को चैंपियन रिलीजियस राइट्स जो हैं उसका बनाया है, और ख़ास तौर पर जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब वो लाइव टेलीकास्ट में कई पूजा अर्चना दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर वो करते हैं, तो उसमें बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कोई सेक्युलर लाइन, ओवरली सेक्युलर लाइन, कोई ऐसी लाइन जिसमें कि धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसी लाइन तो वो लेते नहीं है। ये मौजूदा जो समस्या आई, आज जब वो वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बाहर उन्हें हिंदू विरोधी होने के पोस्टर्स का सामना हुआ, वो इसीलिए कि उनके मंत्री ने कुछ ऐसा अटपटा सा लिया था कल वो अपने कार्यक्रम में, जो कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को कहीं ना कहीं प्रिकैरियस करता था, ज़रा मुश्किल में डालता था। सुना है कि वो नाराज़ हैं और अपने मंत्री को उन्होंने सलाह दिलवाई है कि ऐसे बयान न दे। वहीं दूसरी तरफ अब उसे पाटने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं और कंस को मारने आया हूं, क्योंकि गुजरात में देखिए रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत शार्प हैं। मत भूलिए कि वो राज्य है जहां गोधरा की घटना हुई थी, गोधरा के बाद दंगे हुए थे, जहां पर धर्म को लेकर के लोग संवेदनशील हैं, और धर्म के आश्रय भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त जीत भी मिलती आई है। गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है जो ओवरऑल हिंदुत्व की राजनीति है, और ऐसे में अगर इस तरह के बयान केजरीवाल के दिल्ली के मंत्री देते हैं और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अगर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो ये बड़ा सामान्य है। और मानकर चलिए कि अगर इस तरह की बातें और ज़्यादा होती हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका यकीनन फायदा होगा। हिंदू मुस्लिम की लकीर जितनी गहरी गुजरात में है उतनी किसी और राज्य में क्या नजर आती है आपको? क्योंकि वहाँ आपने गोधरा का जिक्र किया, वहाँ पे दंगों का जिक्र किया, वो राज्य उस चीज को झेल चुका है। इसीलिए यही वजह है कि एक नेता ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कुछ ऐसी बातें मंच पर खड़े होकर कही है, शपथ ली, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो हिंदू धर्म से लगाव नहीं रखते हैं या फिर उसके खिलाफ बोलते हैं, तो तुरंत ही उन्हें मुस्लिम घोषित करने की कोशिश हो गई, पोस्टर लगा दिए गए। यानी आप हिंदू के अगर पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आप मुस्लिम हैं, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इसी का नैरेटिव
सेट करना है और इसी का पॉलिटिकल माइलेज भी लेना है। पर गुजरात में तो ऐसा हुआ है ना। देखिए, आदर्श स्थिति क्या है उसकी कल्पना छोड़िए, जो हुआ है उसकी बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के चुनाव में मियां मुशर्रफ को चैलेंज किया और उसका चुनावी फायदा हुआ। गुजरात के चुनाव से पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इस तरह के बयानों का असर होता है कि गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, मुशर्रफ कोई गुजरात के लिए पॉलिटिकल फैक्टर तो थे नहीं, लेकिन इसका लाभ तो हुआ ना। और इसीलिए अगर कोई मंत्री कहता है कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता हूं और आप अपने आप को हिंदू धर्मावलंबी बताते हैं गुजरात में जाकर के, तो आपकी विश्वसनीयता पर तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। केजरीवाल जी के लिए ये दिक्कत तो है। वो मंत्री जी तरीके से माफी भी मांग नहीं पाए हैं और चूंकि कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था तो केजरीवाल जी को वहां पहुंचना पड़ा है। पर भले ही वो एक ऐसे वर्ग को एड्रेस और टारगेट कर रहे हों जो मूलतः कांग्रेस का वोटर है और वो समझ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है, पर इस तरह की लाइन उनको सियासी फायदा गुजरात में देगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की लाइन तो कांग्रेस भी कभी नहीं ले पाई कि हम हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की बातें कांग्रेस का कोई फंक्शनरी कहता हुआ गुजरात चुनाव में घुस रहा हो, ऐसा वाकया पहले नहीं सामने आया। पहले था कि जो पिछड़ी जातियां हैं या ओबीसीज हैं, उन सबको लोग ज़्यादा साधने की कोशिश करते हैं। हम पुराने में अगर देखें, लालू प्रसाद की राजनीति को देखें, उत्तर प्रदेश में आ जाए तो समाजवादी पार्टी की राजनीति को देखें, तो ये सब पिछड़े लोगों की बात या फिर मुस्लिम्स की बात कर करके राजनीति में आया और बड़ा इन्होंने कर्तव्य दिखाए। आज की सियासत ऐसी हो गई है कि आप हिंदू की बात अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे राजनीति में। ये केजरीवाल भी समझ गए। उसका फायदा उन्हें हुआ ना, दिल्ली में भी हुआ। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं चुनाव के पहले, तो लाभ तो हुआ है। उसी प्रकार जो पंथिक राजनीति है पंजाब की, उसके समानांतर अपनी राजनीति को चला करके उस सेंटिमेंट का लाभ लेने में उन्होंने जिस तरह से बड़े एक्सपर्ट तरीके से काम किया, पंजाब में भी फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा गुजरात हो या फिर पंजाब या फिर दिल्ली, अपने आप को धर्म की राजनीति से अलग करते हुए कभी भी केजरीवाल दिखाई नहीं पड़े हैं और यही वो भारतीय जनता पार्टी की धार को कुंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है और जो अकलियत है, ये हकीकत है कि विषमताएं, आर्थिक विषमताएं वहाँ ज़्यादा हैं। चाहे वो आपके अनुसूचित जाति जनजाति का दायरा हो, ओबीसी में कुछ वर्ग, बड़े वर्ग का दायरा हो, कुछ ही वर्ग हैं ओबीसी में जो कि धन संपन्न हैं, लेकिन फिर वही आइए मुसलमानों में, तो ये सब ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर पिछड़ापन है। इसकी तुलना आप सवर्णों से करते हैं तो वहाँ कम है उस तरह की विषमताएं और उधर ज़्यादा हैं। तो उन्हें अपने फ्री वाली राजनीति से एड्रेस करना, ये राजनीति उनकी रही है हमेशा। लेकिन ये राजनीति जो कि फ्री वाली राजनीति है और एक बड़े वर्ग को अपील करती है, चाहे वो अकलियतों में पिछड़ेपन की वजह से हो, चाहे वो SC ST OBC में पिछड़ेपन की वजह से हो, ये कहीं भी धर्म की राजनीति से इतर है, ऐसा नहीं होता है। आज ये पहला वाकया है जब केजरीवाल को डिफेंड करना पड़ रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता हूं, और ये तरीका उनका हमेशा से रहा है, वो दोनों को मिलाकर चल लेते हैं। तो एक तरह से वो कांग्रेस के वोट बैंक पर भी असर डालते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को भी वो दुश्मन नहीं लगते हैं। मत भूलिए कि लोकसभा में वही वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और विधानसभा आते आते इसी दिल्ली में वो केजरीवाल को वोट देने लग जाता है। तो केजरीवाल उसे दुश्मन नहीं लगते हैं। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केजरीवाल के नेतृत्व में बहुत ज्यादा विभेद नहीं करता। उसे लगता है कि मेरे धार्मिक आस्थाओं को केजरीवाल की पार्टी ठेस नहीं पहुंचाएगी, जो आरोप कांग्रेस पे लग गया है। अब एक नई स्थिति सामने आ गई है और देखिए, इस बात को मानिए कि
हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी एज ले ले इन सब फैक्टर्स से, तो केजरीवाल शायद उस मंत्री को माफ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल एक तरफ फ्रीबीज देके, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया, आपने भी किया, कि जो ओबीसीज हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं वो आर्थिक तौर पे अपने आप में कमजोर हैं, फ्रीबीज देके उनको मना लिया, हनुमान चालीसा पढ़ के, जय श्री राम के नारे लगवा के सवर्णों को मना लिया। दोनों तरफ से फायदा फायदा, दोनों हाथ जो है घी में पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। ऐसा क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगता है। उसकी खास वजह यह है कि इस पूरी चर्चा में हमने कांग्रेस के पक्ष को नहीं टटोला है। कांग्रेस खैर अन्य राज्यों में भी नजर नहीं आ रही, हालांकि राहुल गांधी 1 महीने की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो क्योंकि इधर बढ़ रहे हैं, अब बढ़ के क्या कुछ करते हैं, गुजरात चुनाव आते आते वो आएंगे तो है ही है, अब क्या करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लग रही है लड़ाई, वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी ही लग रही, तो इसीलिए दोनों का जिक्र ये लग रही है, पर होता क्या है, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है। मुझे याद है उत्तराखंड में भी लगने लग गया था यकायक कि वहां भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी होने जा रहा है क्या, या फिर गोवा में भी लगने लग गया था। पर जब चुनावी नतीजे आए तो इन दोनों राज्यों में पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आम आदमी पार्टी वाले नजर आए। लेकिन लग तो पंजाब में भी रहा था, लेकिन पंजाब में तो वहां जीत हासिल कर ली उन्होंने। अब देखिए कि वहां पर जो कांग्रेस की परिस्थिति थी, कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठे थे उसी पे कुल्हाड़ा चलाया उन्होंने, और अपने आप को उन्होंने हार की तरफ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर यह स्थिति क्या गुजरात में है? गुजरात में एक मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी वर्तमान कई साल दशकों से है। आज की तारीख में उसे एक चैलेंज मिला है, समूल उसका नाश हो जाएगा एक झटके में। वो कुछ परसेंटेज वोट भी नहीं ले पाएगी और सारे का सारा वोट जो है वो केजरीवाल के पास आ जाएगा। मुझे पॉलिटिकली इस बात पर विश्वास करने में ज़रा दिक्कत आती है। जो राजनीतिक ट्रेंड मैंने अभी तक राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते पढ़ा है, उसमें समझ यही आती है कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जिसमें मुख्य विपक्ष की भूमिका जो है वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के हिस्से जाए, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष की एक स्थिति बन रही है जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ का विषय बन रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी फायदे में इसलिए रहने वाली है क्योंकि वो चुनाव जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी फायदे में इसलिए रहने वाली है क्योंकि वो कांग्रेस के वोट अपनी तरफ करने वाली है। नुकसान में सिर्फ कांग्रेस रहने वाली है। क्या यह आकलन अभी से करना सही रहेगा? दुरुस्त नहीं होगा यह आकलन। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में फायदे में नजर इसलिए आती है कि वो दोनों जो परस्पर दल बन गए हैं प्रभावशाली तरीके से उसकी सत्ता को चैलेंज करने वाले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके बीच का वोट डिवाइड जो होगा उसका लाभ लेने की एक योजना पर काम कर रही है। तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, इसमें जबरदस्त सफलता मिल सकती है, पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा सीट भी मिल सकते हैं मोटे तौर पर जो दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके उलट जिस तरह से भावनाएं उद्वेलित करने में आम आदमी पार्टी हमेशा सफल हो जाती है और लैंडस्लाइड विक्ट्रीज का उसका एक ट्रेंड रहा है, जिसमें कि 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें, वहां पहुंची आप पंजाब में तो 92 सीटें, है ना? तो इस तरह से ऐसा लगता है कि वो कुछ छोड़ती ही नहीं है विपक्ष के लिए। तो अगर वो क्लिक कर जाता है तो 27 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसको नहीं मानना चाहते हैं, पर यह होता जरूर है राजनीति में। अब याद कीजिए कि वहां प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी स्थिति अलग हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री रहते हुए बार बार जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें बनाए रखने के लिए गुजरात ने अपनी 25 की 2500 सीटें, माफ कीजिएगा 26 की 2600 सीटें दी हैं। और जिस तरह से दिल्ली देती है, हो सकता है कि 2024 में उन्हें 26 सीटें, लेकिन गवर्नेंस लोकल लेवल पे एक सच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में फैक्शंस हैं। फैक्शंस इसलिए हैं क्योंकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो पॉलिटिकल हेवीवेट नहीं है। भूपेंद्र पटेल जो पॉलिटिकल हेवीवेट हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी है, वो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल। और विजय रूपाणी
जो कि मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्हें हटा दिया गया था, वो भी अपनी वक़्त रखते हैं। और सबसे बड़ा वहाँ जो प्रभाव क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी के बाद, वो है गृह मंत्री अमित शाह का। और ये सब परस्पर जो हैं वो एक हैं, लेकिन अंदर अंदर अपने प्रभाव को कायम करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। और इन सब के यूनाइटिंग फैक्टर है नरेंद्र मोदी, जो एक्सप्लेन करता है कि नरेंद्र मोदी बार बार वहां क्यों जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सीट हारती है तो कहा यही जाता है कि उसमें आपस की जो लड़ाई होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर निभाती है। और कालांतर में ये देखा गया है कि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हुई हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज। क्यों प्रधानमंत्री अपनी रविवार से शुरू होने वाली यात्रा में भी उनके क्षेत्र में जा रहे हैं? पटेल्स उनके क्षेत्र में, और उसके पहले भी गए थे उसी इलाके में, ट्राइबल्स के इलाके में, जो पूरा नॉर्थ गुजरात का है। अंबाजी जाकर के उन्होंने दर्शन भी किया था। पटेल समुदाय का याराना भी है और अदावत भी है। उन्हें मना करके रखना अपने खांचे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। मत भूलिए किस तरह से हार्दिक पटेल के आंदोलन के पीछे पटेल जमा हो गए थे। आज भले ही हार्दिक पटेल साथ में हैं, इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जब जाते हैं, रविवार की यात्रा में भी सौराष्ट्र का क्षेत्र वो नहीं छोड़ रहे हैं। वो अगले 2-3 दिनों में वो फिर से जाएंगे, जामनगर जाएंगे, और भी हर बार वो जाते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा है जो एक संभावना के तौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी देख रही है। नरेंद्र मोदी इसलिए बार बार जा रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव भी हैं, और गुजरात से जैसा कि आपने कहा पूरी की पूरी सीटें आ रही हैं। तो अगर सीटें पूरी आ रही हैं तो वहां जाकर वहां मनाना और इन चुनाव में जीत हासिल करना एक मजबूरी भी कह सकते हैं कि जीतना ही जीतना है, नाक का सवाल है। गुजरात हार गए तो इसको पक्का मत मानिए। देखिए, जो नतीजे इस चुनाव के आएंगे गुजरात में, वही नतीजे केवल गुजरात में नहीं पूरे देश में तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी 2024 में कैसा करती है। केवल गुजरात में ही नहीं, क्योंकि यही तो मॉडल है ना जिसकी बात आपने शुरुआत में करी। का सवाल। और ये गुजरात का मॉडल अगर जरा सा भी संतुलन इसका खोता है तो फिर ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी ना 2024 के लिए। तो प्रधानमंत्री के लिए बार बार जाना दरअसल इस वजह का द्योतक है कि 2024 का जो रास्ता है वो दरअसल 2022 के गुजरात चुनाव से ही निकलने वाला है। और इस बार वहां चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एक असहज स्थिति दे रहा है, और शायद यही बात एक्सप्लेन करती है कि बार बार वहां पर बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ब्रह्मास्त्र था। तमाम चलाए भी जाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है और ये है वो है। राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती है, लेकिन केजरीवाल का काट अभी तक ढूंढ नहीं पाए पूरी तरीके से। उसकी वजह क्या है हिमांशु? जिसके पास इतिहास है वो फंसता है। जिस भी दल के पास इतिहास है वो फंसेगा। नेहरू, इंदिरा, पटेल को आपने सम्मान नहीं दिया, नरसिम्हा राव को आपने सम्मान नहीं दिया। जिसका इतिहास ही नहीं है उसको पकड़ेंगे कहां पर? जैसे पिक्चरों में हीरो डायलॉग मारता है, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। केजरीवाल जी की पार्टी के पास इतिहास ही नहीं है। उस पर हमले बोलने के लिए नए तरीके चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक पकड़ में केजरीवाल नहीं आए। और क्योंकि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो उनके पास जो मुद्दे हैं वो भी बड़ा ठोस है, और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं वो आम आदमी से जुड़ता है जाकर कि आपको खाना मिलना चाहिए, अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ाई मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए। सारी बातें तो करते हैं। तो क्या इस बार गुजरात अरविंद केजरीवाल के कहने पर चलेगा? क्या इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल कुछ खेला कर पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बार बार दौरा कर रहे हैं वही असली खेल कर पाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।